हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ की इस सीरीज़ के अंदर पीवीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्पेसिफिकली जो एजुकेशन पेपर 2 है उसका पीवीक्यू है ये, और जून 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी तमन्ना एंड लेट्स मूव टू द पीवीक्यूज। फर्स्ट पीवीक्यू इज PERT stands for Program Evaluation Review Technique that can be used for what can be used। PERT की फुल फॉर्म हमें यहाँ पे दी गई है। तो ये किस लिए यूज़ होता है? प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है? नहीं। फंडिंग के लिए नहीं होता है, क्रेडिट के लिए भी नहीं होता है। ये एक रियलिस्टिक टाइम टेबल को सेट करने के लिए होता है ताकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। सो PERT इज़ अ प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। सो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज पर हिल्डा टाबा का मॉडल ऑफ करिकुलम। हिल्डा टाबा का जो करिकुलम का मॉडल है उसमें स्टेप वाइज चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो आपको बताना है उनको सीक्वेंस में लगाना है। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शंस को सही चूज़ करना है। तो कैसे चूज़ करेंगे? अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा है, कभी भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपको वो आइडेंटिफाई करना है अपनी नॉलेज और अपने कंटेंट के हिसाब से कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। जैसे हम किसी एक डॉक्टर के सामने भी जाते हैं तो वो अपने पेशेंट को देख के सबसे पहले उसकी जो बीमारी है, जो भी उसको तकलीफ है, उसको डायग्नोज करता है। तो टीचर के सामने जब स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले वो उसका टेस्ट लेके या किसी भी तरीके से उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स की नीड्स को डायग्नोज करना है। सो डी हमारा सबसे आगे आएगा। तो डी इस ऑप्शन में भी है, फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है। मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखा रही हूँ कि सेकंड और फोर्थ तो हमारा हो ही नहीं सकता। नाउ जो हमारे फर्स्ट और थर्ड बचे हैं, उसके बाद हमें अब उसकी प्रॉब्लम का पता चल गया। अब क्या करेंगे? हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हो। तो ऑब्जेक्टिव फ्रेम हमारा सेकंड ए। इस तरीके से हमारा आंसर हमारे सामने निकल के आ जाता है कि थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे कि कंटेंट कैसे बनाया जाए। देन व्हाट वी विल डू, वी विल बी डूइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट कंटेंट एंड देन सिलेक्शन ऑफ लर्नर एक्टिविटीज़। कि सबसे पहले हमने नीड्स को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव बनाए। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करेंगे। कंटेंट मिलने के बाद फिर हम लर्नर को वो एक्टिविटीज देंगे जो कि उसके लिए अप्रोप्रिएट है, जिससे वो सीख सकता है। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी एस्टेब्लिश टॉलस्टॉय फॉर्म विद द स्कूल ऑन कैंपस फॉर द कैंपेन ऑफ सत्याग्रह। जो गांधी जी हैं उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म जो एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उन्होंने एक कैंपेन भी स्टार्ट किया था सत्याग्रह। तो पूछा गया है कि ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये जो हमारा टॉलस्टॉय फॉर्म जो कि सत्याग्रह के दौरान बनाया गया था, तो वो कहाँ पे है? हमें लगता है कि गांधी जी ने इंडिया के अंदर अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो ये इन्हीं 3 ऑप्शन में से होगा, या तो साबरमती, सेवाग्राम या वर्धा। लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहले अपना सत्याग्रह मूवमेंट साउथ अफ्रीका में ही चलाया था। सो राइट आंसर इज द ए ओवर हियर। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएशन इज, व्हाट इज इवेल्युएशन? हमें बताना है इसमें इवेल्युएशन किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो हम ये डिस्कस करते हैं क्लासेस के अंदर कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ऑर्नामेंट आता है वो आता है टेस्ट, यानी कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हमारे सामने आता है। देन व्हाट वी विल डू, हमारे पास उसके बाद मेजरमेंट आता है किसी भी चीज़ का। देन कम्स टू द थिंग ऑफ असेसमेंट। उसके बाद क्या आता है? असेसमेंट आता है। तो ये सीक्वेंस है।
उसके बाद हम कहीं जाके लास्ट में इवेल्युएट करते हैं ऑल ओवर द थिंग। सो इवेल्युएशन का मतलब क्या है? वैल्यू जजमेंट, कि बच्चा पास है फेल है क्या है, तो वैल्यू जजमेंट लास्ट में आती है। तो हमारा यहाँ पे इस सीक्वेंस के हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पहले मेजरमेंट करोगे, असेसमेंट करोगे, फिर आप वैल्यू जजमेंट करोगे, फिर आप बाद में जजमेंट लास्ट में देते हो, राइट। The fifth question is the correct sequence of steps involved in standardizing a test among us the following is। हमें सीक्वेंस बतानी है किसकी? एक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने की। तो देखिए, जब भी हम आप लोगों ने रिसर्च का पार्ट बने होंगे तो एक टेस्ट को हम स्टैंडर्डाइज करने जा रहे हैं, तो सबसे लास्ट में क्या चीज़ होगी? आपको यहाँ पे अलग से मैनुअल मेंशन हो रहा है सबको? मैनुअल में आप क्या करते हैं? आप बिल्कुल लास्ट प्रोसेस मैनुअल के अंदर प्ले करते हैं, एंड दैट इज व्हाट मैनुअल में आपका सब सारा ही जो भी आपने रिसर्च की है, क्या आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए, उसमें क्या वैलिडिटी है, क्या रिलायबिलिटी है, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो मैनुअल आपको पता है लास्ट में, और ये इन्होंने ऑप्शंस में भी दिखा दिया, सभी ऑप्शन में लास्ट में सी ही है, तो मैनुअल लास्ट में होगा। अब मुझे ये बताइए, जनरल सेंस में भी फाइनल वर्ड कहाँ आता है? लास्ट में आता है, स्टार्टिंग में आता है? ऑब्वियसली फाइनल में आता है, तो लास्ट में आता है। फाइनलाइजिंग जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो लास्ट में करेंगे, तो सी से पहले मुझे अंदाज़ा हुआ कि ए ही आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं ये जान सकी हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बाकी के भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी भी चीज़ को एडिट किया जाता है सबसे पहले, देन हम एक्चुअल ट्राई आउट करते हैं। मान लो हमने कोई भी चीज़ नई बनाई है, फिर टेस्ट लिया है, पहले हम उसको एडिट किया, मान लो उसमें क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उस टेस्ट के अंदर वो हटा दिए, क्या नए ऐड होने चाहिए वो लगा दिए, फिर हमने उसको ट्राई आउट करके देखा कि बच्चे कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद या फिर क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उस टेस्ट के, फिर हमने उन आइटम्स को दोबारा से एनालाइज किया कि जो आइटम्स हमने इस एडिटिंग के दौरान सेलेक्ट किए थे, जो क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए थे, क्या वो सही हैं। फिर हमने उसको एनालाइज किया इस ट्राई आउट के बाद। उसके बाद हमने फाइनलाइज किया नॉर्म्स को कि ठीक है, अब हमने ट्राई आउट भी कर लिया है, अब हमने एनालाइज भी कर लिया है, अब हमें पता चल गया कि कौन से क्वेश्चन द बेस्ट रहेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में कहीं पे भी। तो हमने बाद सबसे फिर हम क्या करेंगे? उन क्वेश्चन को फाइनल कर देंगे, और बाद में हम अपना एक मैनुअल यानी एक क्वेश्चन पेपर या कुछ भी कह सकते हैं आप, उसको टेस्ट मैनुअल हम तैयार करके दे देंगे कि ये देखो, ये हमारा टेस्ट मैनुअल तैयार हो गया। तो थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज द एक्सप्लेनेशन कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से स्टेप है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, उसके बाद आप टेस्ट का टाइप बताते हैं कि किस टाइप का टेस्ट आप करने जा रहे हैं। देन आपके पास टेस्ट आइटम्स होते हैं कि कौन कौन से टेस्ट आइटम्स आप चूज़ कर रहे हैं, किस बेसिस पे मैथमेटिक्स के कौन से टर्म पे आप टेस्ट बनाएंगे, किस टर्म को छोड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे। वे कोग्निटिव डोमेन होगा, उसके अंदर कौन से लेवल को आप जैसे 5th to 8th बना रहे हैं टेस्ट, 6th क्लास के लिए बना रहे हैं, 7th के लिए, किस कोग्निटिव डोमेन, किस लेवल के माइंडसेट के बच्चे के लिए आप टेस्ट बना रहे हैं। फिर हम डिवाइस करेंगे टेस्ट आइटम्स कौन कौन से होने चाहिए उसके अंदर। देन वी विल डू द जजमेंट, हम उसको ट्राई आउट करके जजमेंट करेंगे। फिर टेस्ट आइटम्स को रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद हम ट्राई आउट करेंगे टेस्ट को, फिर एनालाइज करेंगे, और लास्ट में हम फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव। हाँ जी, हियर द 6th क्वेश्चन इज, हमें ये मॉडल दिए हुए हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल है, नॉन डायरेक्टिव है, क्रिएटिव है, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट है, और हमें यहाँ पे इसके इस मॉडल के इनके जो जिन्होंने ये मॉडल दिए हैं उनके साथ मैच करना है। तो नॉन डायरेक्टिव मॉडल हमारा कार्ल रॉजर्स ने दिया है, और उसके बाद मैच कीजिए आप लोग भी मेरे साथ। साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल हमारा सचमैन ने दिया है। देन सी क्रिएटिव मॉडल हमारा गॉर्डन ने दिया है, और इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल ब्रूनर ने दिया है। तो ये हमारे इस तरीके से मैचिंग के हिसाब से ए का फोर्थ इज इन द 2 ऑप्शंस, एंड नॉन डायरेक्टिव मॉडल बी का फर्स्ट इज ए हियर।
ओके अगर आपको एक भी आता है, बी का फर्स्ट भी पता है, नॉन डायरेक्टिव मॉडल हो या काउंसलिंग हो, दोनों ही कार्ल रोजर्स ने दे रखे हैं। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूजिंग प्रॉम्प्टिंग टाइप व्हेन सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी। हमें सिवियरिटी का पता लगाना है डिसेबिलिटी की, यानी डिसेबिलिटी क्या होती है कि कोई काम नहीं कर पा रहा कोई बच्चा, यानी कि जब हम कहें कि एक बच्चा है वो लिख नहीं पा रहा या फिर उसका माइंड सेट कमज़ोर है, तो उसके अंदर सिवियरिटी ज़्यादा मिलेगी। एक थोड़ा जिसके अंदर है डिसेबिलिटी है लेकिन वो 10% है, तो वो उसके अंदर सिवियरिटी कम मिलेगी, यानी कि उसके अंदर चीज़ों की मात्रा कम होने की वजह से सिवियरिटी कम हो जाएगी। तो डिसेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो सिवियरिटी ज़्यादा है, और अगर डिसेबिलिटी कम है तो सिवियरिटी भी कम रहेगी। हाँ जी, तो एक एक करके हम इनको समझते हैं ऑप्शंस को। यहाँ पे मॉडलिंग प्रॉम्प्टिंग, मॉडलिंग प्रॉम्प्टिंग का क्या मतलब है कि जब हम किसी बच्चे को करके दिखा रहे हैं कि हमने बच्चा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से उसके अंदर डिसेबिलिटी है, अब हमारे सामने बच्चा बैठा है, हमें उसे सिखाना है किसी भी तरीके से। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लो उसको एप्पल काट के दिखा रही हूँ, तो मैंने उसको पहले अपने एक हाथ में एप्पल ली, दूसरे हाथ से उसे काटा और फिर उसे खा के दिखाया कि इस तरीके से खाया जाता है। तब बच्चे ने भी सेम चीज़ रिपीट की। तो ये हो गया मॉडलिंग की एग्जैक्टली हम उसे डेमो के तरीके से कहें या कैसे भी कहें, हम उसके करके दिखा रहे हैं। सेकेंड इज फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। फिजिकल प्रॉम्प्टिंग किसे कहेंगे कि जब हमें खुद से उस बच्चे को हाथ पकड़ के खिलाना पड़ रहा है, ये इसमें तो सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होगी कि बच्चा डिसेबल इतना है कि वो कर ही नहीं पा रहा, वो पकड़ ही नहीं पा रहा किसी चीज़ को। तो जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं जो नर्सरी प्री नर्सरी के होते हैं, तो उसमें टीचर उसका हाथ पकड़ के खुद लिखवाता है, यानी कि उसका हाथ इतना केपेबल नहीं है कि उस पेंसिल को पकड़ पाए, उसका हाथ इतना केपेबल नहीं है कि उसको चला के उसे अक्षर के ऊपर भी उसको चला पाए। तो ये होगी फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, जब आपको सिवियरिटी बहुत हाई लेवल पे हो। तो यानी कि बी तो हमारा हाई लेवल पे जाएगा और ये तो सबसे ज़्यादा सिवियर है, तो बी हमारा या तो यहाँ है और या फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में है, यानी कि हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो गया। अब हमारी वर्बल प्रॉम्प्टिंग, वर्बल का क्या मतलब है कि मैंने किसी बच्चे को कह दिया कि जाए आप ग्लास पानी का वहाँ से उठा के पी लीजिए, सिर्फ मेरे कहने से ही वो बच्चा समझ गया, राइट। जस्ट अ सेकेंड, यस, तो हम मेरे कहने मात्र से वो बच्चे को समझ आ गया कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्बल प्रॉम्प्टिंग मुझे ईजिली समझ भी आ रहा है, मैं कर भी पा रही हूँ और मेरे अंदर डिसेबिलिटी कम है। जेस्चरल का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ बोल ही नहीं रही हूँ, उसको हाथ से कोई इशारा भी कर रही हूँ, पॉइंट आउट भी कर रही हूँ, मतलब उसको मेरी सिर्फ वर्बल लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, वर्बल लैंग्वेज बोलने से उसे समझ में नहीं आ रहा, मेरे इशारों से या फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी उसे समझना पड़ रहा है, तो वो उसमें सिवियरिटी ज़्यादा हुई, उसको डबल दिमाग लगाना पड़ रहा है। पोजिशनल प्रॉम्प्टिंग तो बहुत वीक लेवल की प्रॉम्प्टिंग हो जाती है, तो हमारा यहाँ पे सी सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसके अंदर बोलने से ही बच्चा समझ जा रहा है। डी में हम बोल भी रहे हैं और साथ में उसे करके भी दिखा रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द एट्थ वन। टू डेवलप एन आइडियल सिटीजन, ह्यूबेल सजेस्टेड फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स, अरेंज द क्रोनोलॉजिकली। तो ह्यूबेल ने कुछ हमारे 5 एलिमेंट्स सजेस्ट किए हैं। ये वैसे हर्बर्ट के एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी कोई भी है, किसी भी मॉडल की बात अगर हम करें तो हमें सबसे ये देखना है कि एप्लीकेशन किसी भी चीज़ को अप्लाई तो हम लास्ट में करेंगे ना। मान लीजिए जब हमारे पास सारे टेस्ट हमने करके देखे और वो चीज़ हमारे सामने सही आई कि ठीक है, अगर बच्चा क्लास में आने के बाद किसी चीज़ को देख कर सीख रहा है तो उसे और ज़्यादा समस्या आ रहा है, तो ये चीज़ मैंने पहले टेस्ट करी कि ठीक है या नहीं, उसे समझ आ रहा है नहीं, अब मैं उसको अप्लाई तो लास्ट में करूँगी ना। मैंने सारी टेस्टिंग आइडिया लिया, प्रिपेयर किया, काम को प्रेजेंट करके देखा, एसोसिएट करके देखा, जनरलाइज करके देखा, फिर लास्ट में मैं उसे अप्लाई करूँगी। तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से लास्ट में होना चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से हमारे ये बाकी के ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर निकल के आता है। इसके हिसाब से हम प्रेपरेशन पहले करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन देंगे, फिर हम एसोसिएट करेंगे और फिर जनरलाइज करके अप्लाई कर लेंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच स्कूल शुड बी अटेंडेड बाय ऑल चिल्ड्रन
जो स्कूल है वो सारे बच्चे अटेंड करें इन द नेबरहुड, यानी कि और वो स्कूल जो है नेबरहुड में होने चाहिए। और इसकी बात हमारा एक ही कमीशन करता है जो कि है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने कहा था कि 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल बनाइए और वो स्कूल ऐसे होने चाहिए कि चाहे किसी भी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन का बच्चा है वो उसके अंदर पढ़ेगा। तो कोठारी कमीशन इसका राइट आंसर हो जाए। 10th, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? एक होता है ऑफ लर्निंग और एक होता है फॉर लर्निंग। यानी यहाँ पे लर्निंग की असेसमेंट हो रही है। किसकी असेसमेंट हो रही है? लर्निंग के लिए नहीं हो रही है, लर्निंग की असेसमेंट हो रही है। यानी हमने सारी लर्निंग कर ली, अब हम लास्ट में असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी समेटिव असेसमेंट होती है। और जब हम सारी लर्निंग पूरा साल बच्चा पढ़ लेता है और फिर बाद में लास्ट में मार्च में उसका रिजल्ट आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पूरे साल की पढ़ाई को उसको देख लिया कि वो पास हुआ या फेल हुआ, और हम ये बता सकते हैं कि पूरे साल उसने क्या पढ़ाई की है। तो यानी कि जब हम अपने व्यू रिफ्लेक्ट कर लेते हैं उसकी लर्निंग के बारे में, तो वो हमारा क्या हो जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ये आगे भी इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी, आप सीखते रहिएगा। और रिव्यूज़, अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपको सही लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन है या फिर कुछ ऐसा है जो आपकी कन्फ्यूजन, माइंड में कन्फ्यूजन है, तो आप उसे भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।